आपको मालूम है कि हर सत्र के समापन के बाद हम दोनों सदनों के नेता सत्र का विश्लेषण करते हुए एक रैप अप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी श्रृंखला में आयोजित की गई है। मित्रों, इस सत्र की समाप्ति पे एक बात का संतोष तो है कि जितने भी विषय हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जितने भी इश्यूज हमने सत्र से पहले आइडेंटिफाई किए थे, लगभग उन पर सब पर हम चर्चा कराने में सफल हो पाए। अगर दोनों सदनों में नहीं तो एक एक सदन में भी चर्चा हो जरूर गई। जैसे महंगाई पर चर्चा लोकसभा में हुई तो आतंकवाद पर चर्चा राज्यसभा में हुई, लेकिन बाकी सभी विषयों पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। जैसे CWG पर, नागरिक अधिकारों के हनन पर, भ्रष्टाचार पर, लोकपाल के प्रारूप पर, तेलंगाना पर, श्रीलंकन तमिल्स पर, दोनों सदनों में ये चर्चाएं हुई। और एक विषय जिसके लिए ये सत्र जाना जाएगा, जज के खिलाफ एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ये प्रचलित भाषा में इम्पीचमेंट कहते हैं, संवैधानिक भाषा में इम्पीचमेंट शब्द नहीं है। महाभियोग जज के खिलाफ नहीं होता, इम्पीचमेंट शब्द राष्ट्रपति के बारे में आता है। एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को भेजा जाने वाला प्रस्ताव, वो भी इस बार राज्यसभा में पारित हुआ। उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए लोकसभा में वो प्रस्ताव नहीं आ सका। लेकिन ये सत्र अगर किन चीज़ों के लिए याद किया जाएगा तो ये भी होगा कि एक बार राज्यसभा में एक जज के खिलाफ राष्ट्रपति को भेजा जाने वाला प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और एक बात का हमें और संतोष है कि सत्र के प्रारंभ में सरकार के बुरे प्रबंधन के कारण विपक्षी एकता टूटती हुई दिखी थी। महंगाई के प्रस्ताव पर एक साझा प्रस्ताव तैयार हुआ था। कायदे से सरकार के प्रबंधकों को अन्य दलों से बात करनी चाहिए थी उसके बारे में, उन्होंने नहीं की। हमने अपनी ओर से की तो भी ऐसा लगा जैसे विपक्षी एकता में दरार आ गई है। लेकिन हमें संतोष है इस बात का कि बहुत जल्दी हम उस मामले को संभालने में कामयाब हो गए और अंत तक आते आते वो विपक्षी एकता बहुत पुष्ट होती हुई दिखाई दी, बहुत पुख्ता रूप में दोनों सदनों में दिखाई दी। और इसके विपरीत सरकार का अंतर्विरोध बार बार उजागर होता रहा। और अन्ना हजारे के संबंध में तो यह अंतर्विरोध बहुत मुखर होकर सामने आ गया। दो चिंतन धाराएं सरकार में चल रही थी। एक धारा चाहती थी ताकत से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए और दूसरी धारा चाहती थी शांतिपूर्वक समाधान निकले। ये अंतर सरकार के भीतर भी था मित्रों, और पार्टी और सरकार के बीच में भी था। सरकार के अंदर भी एक गरम दल और एक नरम दल बन गया था। कुछ मंत्री चाहते थे किसी तरह का हल निकालना नहीं चाहिए, किसी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, बात करके समाधान निकाल करके सत्र को चलाना चाहिए। पार्टी और सरकार के बीच का अंतर तो लोकसभा में ही उजागर हो गया जब कांग्रेस महासचिव ने स्वयं आकर के एक धारा दे दी कि किसी आंदोलन का समाधान करना कोई बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उन्होंने लोकपाल को संवैधानिक बॉडी बनाया जाए, एक नया आइडिया हाउस के अंदर रख दिया। और यही अंतर्विरोध स्पोर्ट्स बिल में दिखा, ये जानते हुए कि सरकार के बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होंगे। MOS स्पोर्ट्स ने उसको पुश करने की कोशिश की, वो बिल कैबिनेट में ही लटक गया। कपिल सिब्बल के बिल को राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों ने ही चुनौती दे डाली। तो सरकार में कोहेसिवनेस नहीं है, सरकार में एकजुटता नहीं है,
उनकी सोच में एक रूपता नहीं है। ये पूरे सेशन का अगर हम कॉमन थ्रेड कहें तो वो एक सांझे धागे के रूप में दिखाई दिया। इसके विपरीत विपक्ष एकजुट था, उसकी सोच में एक रूपता थी और हर डिबेट में, हर चर्चा में विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और एक अपर हैंड ऑपोजिशन का हर चर्चा के अंदर रहा। तो जब हम विश्लेषण करते हैं इस पूरे सत्र का तो एक संतोष के भाव से करते हैं, लेकिन दो विषय हमें चिंतित करते हैं। एक है गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति, जिस पर हमने 4-5 दिन कार्यवाही बाधित रखी, लेकिन वो विषय भी सरकार के अंतर्विरोध की भेंट चढ़ गया। सरकार में बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से ये संकेत मिलते रहे कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बाईपास कर दे, मंत्रिपरिषद की बात न मानकर केवल नेता विपक्ष से बात करके लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे, ये सही नहीं है। लेकिन वहां भी उनकी राज्य इकाइयों के दबाव में वो उसका समाधान नहीं कर पाए। इसी तरह कैश फॉर वोट्स का मामला जब आया तो उन्होंने इस न्याय व्यवस्था के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया और सरकार की कार्यशैली के सामने भी। दोनों लोग आरोपी कैसे हो सकते हैं? एक जिसने रिश्वत दी और एक जिसने रिश्वत उजागर की। अगर दी और ली होती तो दोनों आरोपी बन सकते थे कि देने वाला भी और लेने वाला भी, लेकिन एक देने वाला है और एक उसको उजागर करने वाला है, दोनों को आरोपी बना दिया। और जो बेनिफिशियरी हुए, जो लाभार्थी हुए, उनमें से न कोई अभियुक्त है न कोई आरोपी। इसीलिए कल आडवाणी जी ने बहुत भावनात्मक रूप से इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली कि मैं नेता प्रतिपक्ष था, अगर मेरे सांसदों ने ये काम किया तो अगर वो गुनहगार हैं तो नैतिक रूप से मैं भी जिम्मेदार हूँ।